नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में हिंदी विषय में निबंध लेखन, पत्र लेखन और विशेषण के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर निबंध लेखन यानी हमने आज तक बहुत सारे निबंध लिखे। आपने कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, 5, 6, 7 में आपने निबंध लिखा ही होगा। लेकिन निबंध लिखते समय कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है या फिर निबंध कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो निबंध लिखते समय लेख बहुत सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए। भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाहमयी होनी चाहिए। विषय से संबंधित पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। यानी हम जिस विषय में निबंध लिख रहे होते हैं, जिस विषय में हमको निबंध लिखना है, उसके बारे में सबसे पहले तो उसकी पर्याप्त हमें बहुत सारी संबंधित जानकारी हमें होनी चाहिए। निबंध लेखन का अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे स्वयं में भी आत्मविश्वास जागृत होता है और साथ ही निबंध में गुरुता आती है। अब यहाँ पर निबंध के 3 अंग बताए गए हैं। अंग तो यानी निबंध लिखते समय हमें कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना है। तो पहला अंग है उसकी भूमिका, दूसरा अंग है विस्तार और तीसरा है उपसंहार। यानी सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका। पहला निबंध का जो पहला अंग है उसके बारे में हम देखेंगे। तो भूमिका यानी जब हम निबंध का जिस विषय में हम निबंध लिखना चाहते हैं उस विषय का सबसे पहले तो परिचय उसमें लिखना पड़ता है। उसके लेखक क्या कहना चाहते हैं, किस ढंग से उस विचार को स्पष्ट करते हैं, उसके बारे में हमें सबसे पहले लिखना होता है। उसके बाद आता है विस्तार यानी पहले हमने किस विषय पर हमें निबंध लिखना है, उसकी जो छोटी छोटी थोड़ी बातें होती है उसके बारे में हमें लिखना है। उसके बाद विस्तार यानी यह शरीर का, जिस तरह से हमारे शरीर में सबसे ऊपर मस्तक होता है, फिर हमारे शरीर का जो पूरा भाग होता है और उस अंत में हमारे पैर होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी निबंध को इस तरह से बताया गया है। तो विस्तार यानी ये हमारा निबंध का शरीर है जिससे सबसे विस्तृत अंग है। यानी अब हम जिस विषय पर निबंध लिखने जा रहे हैं उसकी जो विषय वस्तु है, मान लो कि आप वर्षा ऋतु के बारे में लिख रहे हो तो भूमिका में हमें लिखना है कि हम हमारे भारत देश में कितनी ऋतुओं का हम अनुभव करते हैं और उसके बाद उसमें से ज़्यादा हम किस महत्व देते हैं तो वर्षा ऋतु को, तो वो आपको लिखना है विस्तार में। अब वर्षा ऋतु के बारे में आपको लिखना है। जैसे वर्षा ऋतु में बारिश होती है, प्राणी पक्षी और प्रकृति और इंसान और मनुष्य पर कौन कौन की उसकी असर होती है उसके बारे में हमें लिखना है। किसान खुश हो जाते हैं, प्राणी पक्षी भी खुश हो जाते हैं। तो ये उसका मुख्य विषय है यानी सबसे विस्तृत अंग से। इसमें लेखक को अपना सारा ज्ञान यानी वर्षा ऋतु के बारे में उसे जितना पता होता है वो सभी विस्तार में इसी अंग में आपको लिखना होता है। तीसरा उसका अंग है उपसंहार यानी अंत में। यानी हमने जो वर्षा ऋतु निबंध लिखा, हमने जो यह निबंध लिखा, वो भले ही बारिश के कारण बाढ़ आती हो या फिर कुछ नुकसान होता है, लेकिन हमारे लिए यह वर्षा ऋतु बहुत आवश्यक है। उसकी महत्वता उपसंहार में हमें अंतिम भाग में उसको लिखना होता है और वो बहुत संक्षिप्त में, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी और सुंदर सरल शैली में आपको उपसंहार भी लिखना है। उसके बाद निबंध के प्रकार है। निबंध के मुख्य 3 प्रकार है। पहला प्रकार है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा प्रकार है विचारात्मक निबंध और तीसरा प्रकार है भावात्मक निबंध। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्णनात्मक निबंध। तो वर्णनात्मक निबंध किसे कहते हैं? तो इसमें विषय वस्तु का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार के निबंधों में प्राकृतिक दृश्य, निजी अनुभव, मेले, त्योहार, ऐतिहासिक स्थान आदि का वर्णन होता है। यानी ऐतिहासिक स्थान, मेले का यानी कहीं पर मेला लगता हो तो उस मेले का वर्णन इस वर्णनात्मक निबंध में आता है। त्योहार यानी मान लो कि आप कबड्डी के बारे में लिख रहे हो, हॉकी के बारे में लिख रहे हो, तो ये जो निबंध होता है, जो प्रकार होता है वो वर्णनात्मक निबंध में आता है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रकार है उसका विचारात्मक यानी विचार शब्द पढ़ते ही हमें पता चलता है कि यह ऐसा प्रकार है जिसमें हमें चिंतन मनन करना होता है। कुछ सोच विचार, गंभीर विचार करके हमें यह निबंध को लिखना होता है। तो उसमें साहस, प्रेम, वीरता, श्रद्धा, भाव तथा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्याएं, ये सभी हम जब लिखते हैं तो उसके पहले हमें इसके बारे में सोच विचार करना पड़ता है और फिर उसके बाद हमें उस विषय पर हम निबंध लिख सकते हैं।
तीसरा प्रकार है भावात्मक। निबंध का तीसरा प्रकार है भावात्मक। इनमें भाव की प्रधानता होती है, अतः इन निबंधों की शैली भावुकतापूर्ण होती है। जैसे इनमें बुढ़ापा आदि विषय लिया जाता है, यानी ऐसे विषय जो भाव को प्रकट करते हो, ऐसे विषय भावात्मक निबंध के प्रकार में आते हैं। उसके बाद ये जो 3 प्रकार आपको गिनवाए हैं, उसके अलावा भी व्याख्यात्मक और कल्पनात्मक ये 2 निबंधों का भी उसमें उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्याख्यात्मक निबंध में सूचित वाक्य, लोकोक्तियाँ और उदाहरण आदि अधिक आते हैं। कल्पनात्मक निबंध में यानी हम यदि सोचें कि यदि मैं डॉक्टर होता तो, यदि मैं सैनिक होता तो, यदि मैं आचार्य होता तो, यदि मैं सरपंच होता तो ये जो होता है वो कल्पनात्मक, यानी हमें कल्पना करनी है। हम तो अभी हम बच्चे को कहते हैं ना कि आप अभी छोटे हो, लेकिन आपको कल्पना करनी है कि आप मान लो कि आप प्रधानाचार्य बन गए, तो ऐसे हमें कल्पना करनी है। और दूसरा उसमें आता है आत्मकथा। आत्मकथा यानी हमने बहुत सारी आपने कक्षा 7 में आत्मकथा भी लिखी होगी कि टूटे हुए छाते की आत्मकथा, मुरझाए हुए फूल की आत्मकथा, ठीक है। तो ऐसी आत्मकथाएँ भी कल्पनात्मक, यानी ये वस्तुएं होती है वो तो निर्जीव होती है, लेकिन हमें कल्पना करनी है कि वो खुद अपनी यथा कथा सुना रहे। इसी प्रकार हमें कल्पनात्मक निबंध लिखना है। यहाँ पर मैंने आपको निबंध के 3 अंग हैं, भूमिका, विस्तार और उपसंहार, और उसके 3 प्रकार हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके 2 प्रकार व्याख्यात्मक और कल्पनात्मक निबंध है, उसको भी मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर उसके आधार पर मैंने अभी जो निबंध आपको दिया है बाढ़ का दृश्य, यह बाढ़ का दृश्य निबंध आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, अपनी नोट में लिखना है और मुखपाठ करना है। यहाँ तक आपका जो निबंध है वो आपको लिखना है। आप अपने विचार भी इस निबंध में लिख सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे पत्र लेखन। मैंने यहाँ पर पते के साथ एक पत्र दिया गया है, यही पता आपको भी अपने नोट में यह पत्र लिखते समय पता भी यही लिखना है और इसी तरह से संबोधन भी करना है। इस तरह से आपको पत्र लिखना है, पूरे विषय वस्तु के साथ आपको यह पत्र लिखना है। अंत भी आपको इसी तरह से लिखना है। अब आगे हम व्याकरण का एक दूसरा जो मुद्दा है वो देखेंगे विशेषण। पहले हमने देखा संज्ञा, सर्वनाम, अब हम देखेंगे विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। हमें पता है कि संज्ञा यानी कोई व्यक्ति का उल्लेख होता है, नाम उल्लेख होता है, उसकी जगह, संज्ञा की जगह यदि सर्वनाम का प्रयोग होता है तो उस संज्ञा और सर्वनाम की अपनी जो विशेषता होती है, प्रकट करती है, उसे हम विशेषण कहते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 वाक्य हैं। वृद्ध पुरुष लाठी के सहारे चल रहा था। वृद्ध पुरुष लाठी के सहारे चल रहा था। यहाँ पर आप वाक्य पढ़े तो आप इस तरह से वृद्ध को ना पढ़े तो पुरुष लाठी के सहारे चल रहा था। पुरुष लाठी के सहारे चल रहा था, लेकिन कैसा पुरुष? तो वृद्ध पुरुष। तो ये जो वृद्ध है वो हमारे विशेषण है। इसी प्रकार हम स्वतंत्र भारत के निवासी, हम भारत के निवासी हैं, लेकिन हमारा भारत अभी कैसा है? स्वतंत्र है। तो इस प्रकार आपको विशेषण पढ़ना है। विशेषण के 4 प्रकार दिए गए हैं। तो पहला प्रकार है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, गंध, इन सभी का बोध हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर आपके उदाहरण को वाक्य दिए गए। शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है, यानी शरीर के साथ मन कैसा होना चाहिए? हम शरीर तो स्वस्थ रखते हैं, लेकिन मन को स्वस्थ कैसे रखें? यानी मन स्वस्थ हो तो हमें कैसे दिखाई देता है? तो इस तरह से हमारा गुण दर्शाया गया है कि शरीर और मन कैसे होने चाहिए? स्वस्थ होने चाहिए। घर के बाहर सुंदर बाग था। घर के बाहर बाग तो था, लेकिन कैसा था? सुंदर। ये तो सुंदर वो उसका गुण है, बाग का जो गुण है सुंदर, वो उसका गुण है। इसीलिए यह वाक्य गुणवाचक विशेषण दर्शाता है। हमारा दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा का परिमाण यानी वजन और माप। आप दुकान में कुछ खरीदने जाते हो तो
बनिए की दुकान पे जाते हो तो आप गेहूँ लेते हो, आटा लेते हो, ये लेते हो तो आपको वजन करके दिया जाता है, माप करके दिया जाता है, जैसे किलो, आधा किलो, 2 किलो, इस तरह से। तो ये जो माप होता है उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। तो उसमें 2 लीटर यहाँ पर उदाहरण दिया गया है और उसके 3 वाक्य दिए गए। उसने 2 किलो आम खरीदे। उसने आम खरीदे लेकिन कितने? 2 किलो। तो परिमाण यानी उसका माप यहाँ पर दर्शाया है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तीसरा हमारा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के और 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित पढ़ते ही आपको पता चलता है। निश्चित यानी यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध होता है। यानी उदाहरण आप देखें तो प्रयाग 3 नदियों का संगम है। प्रयाग नदियों का संगम है। कितने नदी? तो 3 नदी। यहाँ पर 3 जो है वो चौकस उसकी जो संख्या है वो दर्शाई गई है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम है। उसने आधा खाना छोड़ दिया। आधा खाना, आधा यानी वो माप दर्शाता है। आधा, पूरा खाना नहीं खाया, उसने आधा खाना छोड़ दिया। उसके बाद हम देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक यानी पदार्थ वस्तु की संख्या निश्चित न हो तो उसको हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कई लोग गंगा स्नान के लिए गए। गंगा स्नान के लिए गए लेकिन कितने लोग गए उसका उल्लेख नहीं है। कई लोग यानी वो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, लाखों, हजारों की संख्या में हो सकते हैं। यहाँ पर कोई चौकस संख्या नहीं दी गई है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम है। उसने स्वास्थ्य खराब होने से थोड़ा खाना खाया। स्वास्थ्य खराब होने से थोड़ा खाना खाया यानी थोड़ा यानी उसका माप नहीं है कि उसने 2 रोटी खाई, 1 रोटी खाई, उसका माप नहीं है। थोड़ा, उसे जितना होता है वो थोड़ा खाना खाया, इसीलिए यह अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण है। उसका चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक यानी जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के वाक्य आपको दिए गए। वह पेड़ आम का है। वह पेड़ आम का है यानी वह वो सर्वनाम है। यह कमरा नया है, यह वो भी सर्वनाम है। आपकी पुस्तक मेज पर है यानी यहाँ किसी कर्ता का उल्लेख नहीं है, संज्ञा का उल्लेख नहीं है, लेकिन सिर्फ सर्वनाम का प्रयोग किया गया है कि आपकी पुस्तक मेज पर है। तो इसके बाद आगे 3 उदाहरण दिए गए, आपको ध्यान से पढ़ना है। इस प्रकार सर्वनाम के हमने 4 प्रकार देखे। तो पहला प्रकार हमने देखा गुणवाचक विशेषण, दूसरा प्रकार परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा प्रकार हमने देखा संख्यावाचक विशेषण और चौथा प्रकार सार्वनामिक विशेषण। तो आपको विशेषण, उसके प्रकार, उसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। आपको इन सभी विषय वस्तु को अपने नोट में लिखना है। ज़्यादा उदाहरण ढूंढकर आपको विशेषण में लिखना है। इस विशेषण के आधार और निबंध के आधार पर मैंने यहाँ पर कुछ स्वाध्याय दिए हैं। स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है और इसी में से आपको उसके उत्तर ढूंढकर लिखने हैं। जैसे निबंध किसे कहते हैं, ये सभी प्रश्न जो 60 प्रश्न है उसके उत्तर आपको उसमें से मिल ही जाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांट कर लिखिए। विशेषण यानी यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है उसमें विशेषण कौन सा है। जैसे कुलदीप छोटा लड़का है, तो ये वाक्य में विशेषण कौन सा है, कौन सा शब्द विशेषण दर्शाता है, आपको वाक्य लिखना है और विशेषण ढूंढ कर आपको नीचे लिखना है। इस प्रकार मैंने उसमें 5 वाक्य दिए गए हैं, आपको विशेषण ढूंढ कर लिखना है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के विशेषण के प्रकार लिखिए। यानी यहाँ पर वाक्य दिया गया है वो किस विशेषण का है। उसका दुर्बल शरीर नाश होने पर था। यह जो वाक्य है वो 4 विशेषण के जो प्रकार है उनमें से कौन से प्रकार का है, वो आपको वो प्रकार लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे का है कोष्ठक में बने विशेषण से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे वह खाली जगह व्यक्ति है, कौंस में आपको उसका उत्तर दिया ही है, अनुभव वत्ता ई प्रत्यय लगाना है आपको। तो उदाहरण के तौर पर मैं पहली खाली जगह आपको बता देती हूँ कि वह अनुभव वत्ता ई दीर्घ ही है, यानी वह को दीर्घ ही लगेगा, वह अनुभवी व्यक्ति है। इसी प्रकार आपको आगे की 3 खाली जगह भी आपको ठीक से पढ़नी है।
कौन के शब्द आपको विशेषण आपको ध्यान से देखना है और सही विशेषण का उपयोग करके आपको यह खाली जगह लिखनी है। इस प्रकार आज हमने निबंध लेखन, निबंध कैसे लिखा जाता है, उसके बाद ये जो विशेषण होता है वो विशेषण कैसा होता है, विशेषण के प्रकार हैं, उसके उदाहरण हैं, उसके आधार पर मैंने आपको जो स्वाध्याय दिया है वो आपको ध्यान से पढ़कर अपने नोट में लिखना है।